Shanti. This is the scientific perspective of godly knowledge of dated 29th of January 2026. आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि सारा मदार याद की यात्रा पे है। तो ये कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। आज हम इसे साइंस, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअल फिजिक्स की गहराई से समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बात करता है याद से सतो प्रधान बनना। अगर इसे समझे तो ये एक ब्रेन प्योरिफिकेशन मॉडल के जैसे है। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। यही अगर न्यूरोसाइंस में से कहा समझा जाए तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो लगातार एक्सपीरियंसेस से शेप होता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो किसको हम बार बार याद करते हैं, ब्रेन में उसी के अनुसार रीवायरिंग हो जाती है। अगर मुझे याद में कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है या जो एनर्जी पैटर्न्स मेरे जनरेट हो रहे हैं, वैसे मेरे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी। इसी को धीरे धीरे कहते हैं, हम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं। याद की यात्रा से परिवर्तन होता है। यहाँ पे अगर डर की याद है तो एंजाइटी सर्किट स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर गुस्से की याद है तो एग्रेशन पाथवे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यही अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं प्यार से तो पीस और एम्पैथी के सर्किट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो राजयोग रिमेम्बरेंस एक रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ काम एंड लव नेटवर्क है। ओके, कोई भी चीज़ हमें स्मृति और विस्मृति में होती है। याद होना मतलब मेरी स्मृति में है, मुझे याद है। तो याद, गुस्सा भी तो एक तरह से याद ही आता है ना कि इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आता है ना, वो भी एक रिमेम्बरेंस ही है। तो गुस्से की रिमेम्बरेंस। डर हमें अचानक अपने आप होता है, वो सटल होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुस्से से ही जुड़ा हुआ है और अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ है। यही अगर हम भगवान को याद करते हैं, जो कि भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि उनको याद करना चाहिए, जितना हम उनको याद करते हैं, एक चीज़ हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि फिर उसके बाद हम गुस्सा नहीं कर सकते तुरंत, या हमें वो शांति भरती है हमारे अंदर। कहीं ना कहीं हमें वो फील होता है कि अभी मैं शांत हूँ। अगर मैंने लिटरली उनको याद किया या फिर उनसे कनेक्ट हुई हूँ तो, या मेरा योग लगा है तो वो शांति तुरंत महसूस होती है। ओके, हमारा बिहेवियर उन दिनों ठीक रहता है जब हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और जब हमारा बिहेवियर ख़राब होता है, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी है। सो ये राजयोग से हमारा एमिगडाला जो है वो शांत होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो विजडम सेंटर है वो मजबूत होता है और इमोशनल इम्पल्सिविटी कम हो जाती है। वरना ज़्यादातर हम हर चीज़ के ऊपर इमोशनली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, विजडम सेंटर को यूज़ करके नहीं। हमारा एमिगडाला ज़्यादातर एक्टिवेट रहता है, तो हम डिफेंस मोड में रहते हैं, हर बात में खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यही तमो प्रधान से सतो प्रधान का एक साइंटिफिक अनुवाद है, कैसे होता है एग्जैक्टली। बाबा कहते हैं कि फूल बनो। प्योरिटी एंड अट्रैक्शन साइंस क्या है? पवित्र आत्मा फूल है, तो सबको कशिश करती है, सबको अट्रैक्शन फील होता है प्योर सोल से, जैसे बच्चे प्योर होते हैं। कभी किसी ने नोटिस किया है क्यों ये हमें अट्रैक्शन फील होता है? कभी किसी ने रिसर्च किया इस चीज़ पे? तो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि ह्यूमन आर सबकॉन्शियसली ड्रोन टू इनोसेंस, काम फेसेस, नॉन थ्रेटन प्रेजेंस। और यहाँ पे प्योरिटी इज नो हिडन एजेंडा, ब्रेन डिटेक्ट्स सेफ्टी, ट्रस्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीजेस इमीडिएटली। ओके, इसीलिए छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है क्योंकि वो हार्मलेस होता है। हमें पता है वो बहुत क्यूट है, वो बहुत स्वीट है। क्यों? बिकॉज वो अभी हार्मलेस है, हमें किसी भी तरह से ना इमोशनली हार्म कर सकता है, ना फिजिकली, ना ही वो इतना स्मार्ट है कि वो अंदर कुछ सोचे और बाहर कुछ रिएक्ट करे।
है ना। तो पवित्र आत्मा सबको आकर्षित करती है। और जो हम स्पिरिचुअल प्योरिटी में होते हैं, यहाँ पे ज़ीरो साइकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी होने की वजह से हमारे अंदर भी सेम वही प्योरिटी जनरेट हो जाती है। ओके, सो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंदर बाहर सब सेम होना चाहिए। वट एवर यू आर थिंकिंग वही आपको एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए, और वही आप बनने भी चाहिए। ऐसा नहीं हम लोगों के सामने कुछ और बन रहे हैं, या हम आगे किसी के सामने कुछ और बात कर रहे हैं और पीछे से फिर उसकी बुराई कर रहे हैं। चेक करना, हमारा बिहेवियर बच्चों जैसा होना चाहिए एक बार के लिए, बिल्कुल साफ दिल, आगे पीछे सेम, एंड किसी के प्रति कोई विकारी दृष्टि नहीं। कुछ ऐसा नहीं सोचना है जो कि हमें अलाउड नहीं है एज अ ब्राह्मण। ओके, बी वेरी नेचुरल, बी वेरी प्योर। तो उससे कहते हैं पवित्रता से हम फूल बनते हैं। थर्ड पॉइंट, याद की यात्रा और माया से युद्ध। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बाबा यहाँ पे। याद में बैठते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के तूफान कहीं ना कहीं आते ही है। जब मेडिटेशन में ऐसे नहीं याद में सिर्फ बैठे हैं तब, लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं तो, और पहले नहीं आता होगा और जैसे ज्ञान में आए, याद करना शुरू किया, तब ये सारी चीज़ें इमर्ज हो जाती है कहीं ना कहीं। वो क्यों होता है उसका हम न्यूरोसाइंस व्यू देखते हैं पहला। मेडिटेशन में जब अटेंशन अंदर जाता है तो जो सप्रेस्ड इमोशन सरफेस है ना, वहाँ पे इफेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल डिटॉक्स फेज, जहाँ पे काम जो है वो डोपामाइन क्रेविंग सर्किट है, क्रोध एक एमिगडाला ओवरड्राइव है, लोभ यहाँ पे रिवॉर्ड एडिक्शन लूप है, मोह जो है अटैचमेंट सर्क्यूटरी है, राजयोग रिमेम्बरेंस स्ट्रेंथन्स टॉप डाउन कंट्रोल, जहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रेगुलेटिंग द इमोशनल ब्रेन। इसीलिए ये एक युद्ध महसूस होता है। सो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो संस्कार है, जो हमारे पैटर्न्स हैं, वो चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं इमर्ज होता है। जो चीज़ें पहले की दबी हुई है, जो हिसाब किताब पहले के हैं, वो इमर्ज होके बाहर भी निकलता है। लेकिन ये हमारे हाथ में कि हमें उन्हें कैसे बैलेंस करना है। उस वजह से मैं योग छोड़ दूँ, वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी का इलाज करना है तो वो पहले के टाइम में क्या होता था, ऐसी मेडिसिन दी जाती थी कि वो बीमारी बाहर दिखाई देती थी या निकल के आती थी। तो बाबा कहते हैं कि वो ठीक होनी है तो वो निकल के आ रही है। ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ें इमर्ज हो रही है योग के बाद, ज़्यादा एक टाइम के बाद ये स्टेबलाइज हो जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस युद्ध से ही बाहर हो जाऊँ। ज़्यादातर लोग इस अंदर के युद्ध में फंस जाते हैं, वो इसको समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है, एंड फिर धीरे धीरे एक स्टेज पे आने के बाद वो याद करना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। हमें जो भी हो, जैसा भी हो, हमें कंसिस्टेंटली भगवान को याद करने की तरफ आगे बढ़ना है। सो जब याद की यात्रा शुरू होती है या एक जर्नी जब शुरू होती है, उसको जर्नी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको उसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है और उन एक्सपीरियंसेस से सीखना है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। एंड ये जर्नी का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, बट इट डज़ नॉट मीन कि हम उस पर काम करना छोड़ दें या उन सिचुएशंस में फंस के ही रह जाए। कंसिस्टेंटली एक्टिवली काम करो कि आपको पता है कि मैं याद की यात्रा में हूँ, तो ये चीज़ें आ रही है, मुझे यात्रा बंद नहीं करनी है, क्योंकि ना इसमें पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान में अगर आप एक बार आ जाते हो, आपको चीज़ें एक बार समझ में आ गई, तो आप उनको बुद्धि से हटा नहीं सकते कि मुझे तो कर्म, अगर मुझे समझ आ गया कि कर्म क्या है, तो यू कांट फॉरगेट दैट थिंग, कि भूल नहीं सकते ना आप उस चीज़ को। इसीलिए इस रास्ते पे चलने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। बेहतर है हम आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि एक इंटरनल जर्नी है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। आप इस पे बस कंटिन्यूसली चलते रहो
और अच्छे से काम करो, एक टाइम आएगा आप जर्नी इंजॉय करने लगोगे। सो फोर्थ पॉइंट इज कि मैं आत्मा हूँ, ये आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। इसके साइंस क्या है? जब बॉडी आइडेंटिटी होती है तो हम सर्वाइवल मोड में होते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए अपना बचाव ही करना पड़ रहा है, हम सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बस। और सोल आइडेंटिटी होने से हम ऑब्जर्वर मोड में आ जाते हैं, एक तरह से हर परिस्थिति से डिटैच हो जाते हैं। ब्रेन स्कैन्स ऑफ मेडिटेटर शोज कि रिड्यूस्ड एक्टिविटी इन डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, दैट इज़ द ईगो सेंटर, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकले कि लेस ओवर थिंकिंग, लेस इनसिक्योरिटी, मोर प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। तो यही है देह अभिमान से मुक्ति। ठीक है, तो रिसर्च बताती है कि जो मेडिटेशन करते हैं दे आर बेटर पर्सन, है ना, उनके अंदर ईगो सेंटर जो है वो कम रहता है, वो ओवर थिंकिंग नहीं करते, और ये रिसर्च कह रही है। सो जस्ट चेक योर सेल्फ कि आपके अंदर क्या चेंज हुआ है, या फिर आप अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या यू आर नॉट वर्किंग अबाउट इट। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये अपने आप नहीं हो जाती आइडेंटिटी शिफ्ट। When I'm saying that I'm star, I'm dot, I'm point of light, I'm energy, so you need to feel that thing कि I am that little tiny star। तब परिवर्तन होता है। अगर हमारे अंदर चेंज नहीं हो रहा है मतलब मैंने उस चीज़ पे काम ही नहीं किया कभी। अब थोड़ा काम करना भी शुरू करोगे ना, यू विल बी एबल टू फील और एक्सपीरियंस दैट चेंज। स्वीट बाबा, द डिवाइन अटैचमेंट हीलिंग। अटैचमेंट थ्योरी कहती है कि हर सोल को एक सिक्योर बेस चाहिए, और जब ये बेस इंसानों में खोजते हैं ना तो फियर ऑफ लॉस रहता है। और जब सुप्रीम बीइंग के साथ ये रिलेशनशिप जुड़ता है तो हमें एक सबसे बड़ी क्लैरिटी, वहाँ कोई रिजेक्शन नहीं होगा, नो अबेंडनमेंट, कंसेंट, एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीज़ें एक साथ होंगी। और ब्रेन शिफ्ट्स फ्रॉम एंग्जाइटी अटैचमेंट टू सिक्योर अटैचमेंट। ठीक है, ना तो वो मुझे जज करने वाले हैं, ना मुझे ऐसे कहने वाले हैं कि तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। वो हमें समझेंगे क्योंकि उनको पता है कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था पर्टिकुलर सिचुएशन में और सामने वाले का क्या था। ना वो मुझे मिस जज करेंगे ना ही। लेकिन इसके लिए एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि पहले मुझे उनको गॉडिफाई करना बंद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं समझूँ कि वो भगवान है, मुझे अपनी हर फीलिंग उन्हें शेयर करनी पड़ेगी। मुझे ये नहीं समझना है कि उनको तो सब पता है, नहीं, यू नीड टू टेल हिम ईच एंड एवरी थिंग। इसीलिए कहा जाता है मेक अ रिलेशन विथ हिम, रिकग्नाइज हिम विद दैट रिलेशन, और फिर उनको बताओ दैट इफ़ यू आर माई फादर तो टॉक टू हिम लाइक अ फादर कि बाबा द थिंग्स आर लाइक दिस हैपन्स और दैट हैपन्स, और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, जो भी है। उनको ये ना समझे कि हम वो भगवान है तो उनको पता होगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और बस नहीं। यू नीड टू क्लियर ईच एंड एवरी थिंग टू हिम, बैठ के शांति से। देन वो जो आपको रिवर्ट फील होगा ना वो वाइब्रेशंस के रूप में होगा, एंड यू विल फील दैट पीस इनसाइड कि हाँ मैंने बात सुनाई और मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि मुझे समझ रहा है कि उन्होंने सुनी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है कि वन साइडेड, ये दोनों तरफ से होता है, ये रिलेशन दोनों तरफ से होता है, तो ये इस संगम युग में होता है। ठीक है, सो आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ संगम युग की यही है। 6 पॉइंट बात कर रहा है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर विजन साइकोलॉजी। पीपल विद स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पर्पस आर मोर डिसिप्लिन्ड, लेस एडिक्शन, बेटर इमोशनल कंट्रोल। तो कल भी आपको कहा था कि इसी जन्म में आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, क्या दिखने वाले हो, विजुअलाइज दैट। ठीक है, तो यहाँ बाबा हमें एक स्वर्ग का विजन देते हैं कि तुम वैसे बनने वाले हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। कहते हैं हमारे विकार ख़त्म हो जाते हैं कहीं ना कहीं। एम होना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे देखेंगे, क्लियर एम होना बहुत ज़रूरी है। 7 पॉइंट बात करता है 84 जन्मों के पार्ट की। तो यहाँ पे संस्कार एंड मेमोरी थ्योरी है। साइंस कहती है कि हैबिट्स इज इक्वल टू रिपीटेड न्यूरल
फायरिंग पैटर्न्स। मुरली में संस्कार सार सोल्स रिपीटेड बिहेवियरल पैटर्न्स और इम्प्रिंट्स। और राजयोगा में ओल्ड न्यूरल पैटर्न्स जो है वो वीक होते हैं, न्यू एलिवेटेड पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। हैब्सलो भी कहता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ओके, तो केवल संस्कार परिवर्तन इज लाइक अपने बिहेवियर को चेंज करना, क्योंकि हमारे बिहेवियर से, रिपीटेड बिहेवियर से इम्प्रेशंस बनते हैं। ठीक है, बिहेवियर में कभी भी मुझे ऐसा नहीं कुछ आगे और पीछे और कोई देख रहा है और नहीं देख रहा है, मेरा बिहेवियर मैं देख रही हूँ, जिससे मेरे संस्कार बन रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे अगर हम इसको समझे एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हूँ जो मैं पब्लिकली यूज़ नहीं करती, बट मैं अकेले में या अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं वो पब्लिकली या ऑफिशियली मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करती। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से वैसे बात कर रही हूँ, मैं अकेले में हूँ तभी भी मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, वो मेरे बिहेवियर का हिस्सा है, तो वो मेरा संस्कार बन रहा है। कभी ना कभी पब्लिकली वो वर्ड्स गुस्से में या होश में यूज़ हो जाते हैं, वो वर्ड्स आ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिहेवियर में नहीं लेके आनी है, जो मुझे पब्लिकली नहीं करनी पसंद है या मुझे नहीं करनी चाहिए। ओके, ऐसा कोई भी एक्शन मुझे पीछे से भी नहीं करना है जो मुझे पब्लिकली नहीं करना है। जैसे हम यूथ की एक प्रॉब्लम है कि हम ना शॉर्ट टर्म्स यूज़ करते हैं टाइपिंग के दौरान। मैसेज टाइपिंग में जेन जी के जो वर्ड होते हैं वो अलग ही होते हैं, लेकिन ये चीज़ भी नोटिस की गई कि फिर वो एग्ज़ाम्स में भी लिखते लिखते वही वर्ड्स यूज़ करने लग जाते हैं, शॉर्ट टर्म वाले जो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सीखने मिलती है कि नहीं, मुझे वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर मैं राइटिंग में भी वही वर्ड्स यूज़ करूँगी इफ़ आई एम राइटिंग इंग्लिश दर, है ना। तो ये क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है वो इम्प्रेशंस बनाता है हमारे ऊपर, हमें आगे और पीछे कैसे भी वो व्यवहार करना ही नहीं चाहिए जो मुझे नहीं करना है, ऑफिशियली भी या कैसे भी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 8th पॉइंट बात करता है आत्मा बिंदु है, कॉन्शियसनेस फिजिक्स की। कॉन्सेप्चुअली अगर इसे समझे तो मैटर इज इक्वल टू एनर्जी और ब्रेन इज रिसीवर। कॉन्शियसनेस इज नॉन लोकल अवेयरनेस। ये क्वांटम कॉन्शियसनेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग है या उसकी थ्योरी है। सोल एज अ पॉइंट ऑफ लाइट इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन फिजिकल कॉन्शियस आइडेंटिटी। और जब अवेयरनेस बॉडी से हटती है तो एनर्जी एक्सपीरियंस सटल हो जाता है। ओके, तो मैं आत्मा क्या बिंदु हूँ, ये चीज़ को एक्सपीरियंस करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप शिफ्ट हो रहे हो डायरेक्टली शरीर हूँ से डॉट हूँ पे। सोचो, यू आर अ डॉट, यू लुक्स लाइक अ डॉट। तो आपने कभी इस चीज़ को ना एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए सुन के भी अजीब लगता है, आई एम ए डॉट। हमने ये वर्ड्स इतने ज़्यादा यूज़ किए लेकिन कभी उन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया है। यू आर अ डॉट, यू आर अ पॉइंट ऑफ माइनर पॉइंट ऑफ लाइट which can go out of the window also. You don't need to use any door to come out of this room या go out of this room, because you are a dot, you're a point of light, you are energy. You can go without opening this room, but as because you are using this body, you are operating this, you are inside this body, so you need to open that door से बाहर जाने के लिए, बिकॉज ये शरीर बड़ा है, बट आई एम एन एनर्जी। सो ये चीज़ बहुत डीप है, एक्सपीरियंस करने लायक है, इसे ट्राई करना चाहिए हमें। 9th पॉइंट मास्टर दाता बनो की बात करता है, हेल्पर्स हाई साइंस। तो हेल्पिंग अदर्स रिलीजेस डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये कल भी बाबा बात कर रहे थे। हार्वर्ड्स की स्टडीज में पाया गया जो कंपैशनेट पीपल होते हैं उनका स्ट्रेस लोअर होता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में दाता कहा जाता है इन्हें, जो देना जानते हैं। साइंस लैंग्वेज में प्रो सोशल न्यूरोकेमिस्ट्री वर्ड यहाँ पे यूज़ होते हैं।
जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें समझ में आएगा। 10th पॉइंट बात कर रहे हैं लगाव मुक्त बनो, डिटैच्ड साइकोलॉजी। जो अटैच्ड लोग होते हैं तो उनमें फियर ऑफ लॉस रहता है, फियर से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डिटैचमेंट से केयरलेसनेस नहीं आती है, लेकिन डिटैचमेंट से इमोशन विदाउट डिपेंडेंसी होता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं खुश रहने के लिए। दिस क्रिएट्स इमोशनल फ्रीडम, क्लियर डिसीजंस, स्टेबल हैप्पीनेस। किसी के भी प्रति अगर हम अटैच्ड ही नहीं है, अटैच्ड इज लाइक कि जब तक वो ठीक नहीं है तो मैं भी ठीक नहीं हूँ, ठीक है। और कोई तो कभी भी दुखी हो सकता है, उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। अगर मुझे कुछ बनना है, मुझे मेंटली फ्री होना पड़ेगा पहले तो, कुछ सच में अचीव करना है लाइफ में। तो बाबा कह रहे लगाओ मुक्त बनो। प्रैक्टिसेस कर सकते हैं 5 मिनट के लिए दिन में। क्या करोगे? मॉर्निंग में विजुअलाइज आई एम अ डॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, चाइल्ड ऑफ सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट। एक छोटा डॉट, दूसरा भी छोटा डॉट, लेकिन उनका ऑरा थोड़ा बड़ा है, तो उनके सामने हो या उनसे कनेक्टेड हो या उनसे रिलेटेड हो, मैं ये याद करना है। हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल पे 30 सेकेंड्स पे बाबा को बोलना है कि आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग्स टू मी। याद दिलाना है उनको, खुद को याद दिलाना होता है वैसे ही, उनको तो याद है। जो इमोशंस राइज होते हैं तो उसमें पोज करना है, ऑब्जर्व करना है, रिमेंबर करना है और रिस्पॉन्ड करना है। लेट्स सी आपको कितनी स्ट्रेंथ है, चेक करना आज के दिन पे कितनी आपको ताकत है। कोई भी ऐसे इमोशन राइज हो जो नहीं होना चाहिए, टेक एन इमीडिएट पोज, ऑब्जर्व, रिमेंबर कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं, एंड देन रिस्पॉन्ड। रात को क्या चेक करोगे? कितनी बार याद रही, कौन सा विकार स्ट्रॉन्गेस्ट था, कल किस पे काम करना है। हमेशा आपका एक प्लान होना चाहिए। मेजरेबल बेनिफिट्स, अगेन शांति क्या है? एक ब्रेन की भाषा में इसे कहा जाए तो लोअर कोर्टिसोल, प्योरिटी यहाँ पे रिड्यूस्ड इम्पल्सिव एक्टिविटी है, प्रेम ऑक्सीटोसिन रिलीज है, स्थिरता स्ट्रॉन्ग प्रीफ्रंटल रेगुलेशन है, खुशी डोपामाइन बैलेंस जनरेट करती है, निर्भयता जो है वो एमिगडाला को काम करती है। पूरी मुरली का एसेंस है रिमेम्बरेंस रिवायर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिवायर्स द ब्रेन, रिवायर्ड ब्रेन रीराइट डेस्टिनी। ओके, सो ये मुरली जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए है, वो एक डायरेक्शन देती है हमें कि हमें किस दिशा में सोचना है। ओके, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।